म्यूचुअल फंड्स की एड हमें हर जगह देखने को मिलती है, चाहे वो टीवी हो या फिर यूट्यूब। बट डू यू नो व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? आखिर म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट म्यूचुअल फंड्स इन डिटेल। So watch this video till the end and make sure you have pressed subscribe button and hit the bell icon for regular updates. Hello everyone, this is फैजानुल हसन and you are watching RB Knowledge Portal। तो आज की इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। What is a mutual fund, types of a mutual fund and why to invest in mutual funds। पहला आता है म्यूचुअल फंड। व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? आखिरकार म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? तो आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग दो केस लेते हैं। केस 1 में हम लोग लेंगे 5 लोग और केस 2 में लेंगे मिस्टर एक्स को। केस 1 में होगा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी एंड मिस्टर ई ले सकते हो, और केस 2 में मिस्टर एक्स। अब क्या है, दे वांट टू ईट एप्पल्स। नाउ दे ऑर्डर एप्पल्स 1 kg एप्पल्स एंड मिस्टर एक्स ऑल्सो ऑर्डर 1 kg एप्पल्स। ठीक है, अब मिस्टर एक्स को भी 1 kg ऑर्डर करना है एंड जो 5 लोग हैं, मिस्टर ए उन्होंने भी 1 किलो ऑर्डर किया। 1 किलो 50 रुपये की आप मान सकते हो, 50 रुपीज़ पे करने होंगे उनको केस 1 में, और केस 2 में मिस्टर एक्स को भी 50 रुपीज़ ऑर्डर करने हैं। अब जैसे ही वो आए तो 1 किलो में हमारे पास आती है 5 एप्पल्स सपोज दैट। ठीक है, अब 5 एप्पल्स 5 लोगों में एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, 5 एप्पल्स एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब उनको पे कितना करना होगा? मिस्टर ए 10 रुपये पे करेंगे, मिस्टर बी 10 रुपये, मिस्टर सी 10 रुपये, मिस्टर ई और मिस्टर डी भी 10-10 रुपये पे करेंगे। ठीक है, अब कलेक्ट हो गया ना एप्पल्स। आपने साथ में ऑर्डर किए, आपने एक एक एप्पल्स लिया। आपके हिस्से में आप ऐसे मान सकते हो कि आपके हिस्से में कितने एप्पल्स आए, एक एक एप्पल्स आ गए हैं और उनको कितना पे करना है? जितने एप्पल्स आए हैं उतने ही रुपए पे करने होंगे, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए एप्पल्स, उसी तरह इनके जो पैसे हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। तो 10-10 रुपये पे करने होंगे। लेकिन जब आप केस 2 में आते हो तो यहाँ पर मिस्टर एक्स को कितने पे करने होंगे? वो अकेले हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो वो 50 रुपीज़ ही पे करेंगे और 5 एप्पल्स ही होंगे। दोनों के सेम ही तो है। आप बोलोगे डिफरेंट है, मैं बोलता हूँ कि सेम। बोथ आर सेम बिकॉज दोनों को एप्पल, दोनों की वांट सेम थी और दोनों को चीज़ मिली भी। जैसे एप्पल्स ऑर्डर किए थे, एप्पल्स खाने थे, तो एप्पल्स मिले ना उनको। मिस्टर एक्स ने भी मिस्टर एक्स को भी एप्पल मिले और ए बी सी डी ई को भी एप्पल्स मिले। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे कि उसमें ए के पास एक ही एप्पल है, लेकिन मिस्टर एक्स के पास 5 एप्पल्स हैं और उन्होंने 50 रुपीज़ पे करे हैं, जबकि मिस्टर ए ने 10 रुपये ही पे करे हैं। तो ऐसे ही आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को भी ले सकते हो। जैसे एप्पल्स की जगह आप शेयर्स ले लीजिए या बॉन्ड्स वगैरह ले लीजिए, और जो आपने पे करे हैं 50 रुपीज़, ये है आपके जो आपने मनी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में। तो यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर अब आप देखने की बात है कि जो केस फर्स्ट है ए बी सी डी ई, इन्होंने सिर्फ 10 रुपये पे करे हैं, ठीक है ना, और एप्पल मिले हैं। जबकि जो मिस्टर एक्स है उन्होंने 50 रुपीज़ पे करे हैं, तब भी उन्हें एप्पल मिले हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड्स है, जो केस 1 है, जो 5 लोग हैं, यहाँ पर रिस्क कम है। लेकिन जो मिस्टर एक्स है उन्होंने पैसा डाला है जो 50 रुपये, मतलब रिस्क ज़्यादा और आप बोलोगे प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। जैसे मिस्टर ए ने 10 रुपये पे करे हैं तो उन्हें एक ही एप्पल मिली है, लेकिन मिस्टर एक्स ने 50 रुपये पे करे हैं तो उन्हें 5 एप्पल मिली है। जितना ज़्यादा पैसा डाला आपने उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिला है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन यहाँ पर रिस्क का फैक्टर है। जैसे म्यूचुअल फंड जो केस 1 में डिस्कस किया है वो उसमें लेस रिस्की है, वो लेस रिस्की है, जबकि जो शेयर मार्केट सेकेंड वाला केस है वो मोर रिस्की है। तो आज हम सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एक से ज़्यादा इन्वेस्टर्स मिलकर अपना पैसा लगाते हैं। जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड से चलाती है असेट मैनेजमेंट कंपनी, दैट इज AMC, वो आप लोगों से कलेक्टिवली पैसा चार्ज करती है छोटे छोटे अमाउंट में, और आपका पैसा प्रोफेशनल्स के थ्रू लगवाती है। कोई एरा गेरा नहीं लगाता है यहाँ पर पैसा। तो थोड़ा सा
लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज कि प्रोफेशनल्स जो एक्सपर्ट्स हैं शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं हमारा, तो उनके हाथों में है, तो वी आर फ्री नाउ, ठीक है, रिस्क फ्री है हम लोग, तो उनके द्वारा एएमसी पैसा लगवाती है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पर कलेक्ट होके पैसा जा रहा है, एक शेयर खरीदने के लिए आपको पूरे उसके पैसे देने नहीं है। ले लेते हैं हम एमआरएफ का शेयर 10,000 रुपीज़ का है, ठीक है, और तो म्यूचुअल फंड्स कंपनी क्या करती है, आपसे 10,000 रुपये नहीं लेगी, आप खुद 10,000 रुपये नहीं दोगे, बल्कि 100 लोगों से 100 रुपये ले लेगी, 100 लोगों से 100 रुपये चार्ज करेगी, फिर एमआरएफ के शेयर में वो इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जब भी रिटर्न्स आएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो आप लोगों को इक्वल बटेगा, बिकॉज कि आपने सब 100 लोगों ने इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर किसी प्रोपोर्शन में होते हैं तो वो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे ही शेयर मार्केट का केस है, शेयर मार्केट पे जाएंगे नहीं, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है बेसिक का, और मैं इसमें एडवांस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एडवांस भी बना दूंगा, तो अभी बेसिक वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख लेना, 2 वीडियो है, ज़्यादा देर की लंबी वीडियोस नहीं है, तो आप लोग आराम से देख सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट कि म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि यहाँ पर कलेक्ट होकर आप लोगों का पैसा लगता है, तो ज़्यादा रिस्की भी नहीं होता है और रिटर्न्स आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आई होप आप लोगों को म्यूचुअल फंड समझ आ गए होंगे कि आखिरकार होते क्या हैं, ठीक है ना। नाउ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, सेकेंड इज डेट म्यूचुअल फंड, एंड थर्ड इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हम इन सब को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या, आप लोगों का पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि शेयर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें, आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जो आपके जो रिटर्न्स है वो इस बेस पर डिपेंड करते हैं जो मार्केट की मूवमेंट हो रही है। अब जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहा है, जैसे जैसे मार्केट के ऊपर आप लोगों की रिटर्न से डिपेंड करती है। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर आप देखें तो जैसे शेयर मार्केट रिस्की है, उससे थोड़ा कम रिस्की ये है। और अगर आप लोग फ्यूचर गोल्स की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें जा सकते हैं। चाहे आपका रिटायरमेंट हो या फिर बच्चों की एजुकेशन या शादी की प्लानिंग है, तो ये आप लोग इसमें जा सकते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी टाइप होते हैं, लार्ज कैप फंड, मिड एंड लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड्स, ELSS। तो इस सब पे हम डिस्कस करते हैं। लार्ज कैप फंड, अब लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? लार्ज कैप फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनीज में पैसा लगाते हैं, चाहे रिलायंस हो, HDFC बैंक, ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो 1 से 100 तक के बीच में रैंक करती हैं मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है। शुरू की जो 100 कंपनीज होती हैं उनमें पैसा लगाते हैं। एंड लार्ज कैप इक्विटी फंड्स आर कंसिडर्ड टू बी लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये लीस्ट रिस्की होते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, सबसे कम रिस्की यही लार्ज कैप फंड्स होते हैं। अब आता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड क्या होते हैं? दे इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज दैट रैंक्स बिटवीन 101 to 250 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। लार्ज कैप फंड कंपनीज क्या स्कीम्स क्या करती थी? वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती थी जो 1 से 100 के बीच में रैंक करती थी, 100 तक रैंक करती थी। और मिड कैप फंड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जो 101 से लेकर 250 तक रैंक करती हैं। अब बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। हाँ, लार्ज कैप फंड से रिस्की होता है, लेकिन जो स्मॉल कैप फंड है उससे कम रिस्की होता है। अब आता है स्मॉल कैप फंड। दीज स्कीम्स इन्वेस्ट इन दैट कंपनीज हु रैंक्स अबव 250 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब लार्ज कैप फंड क्या करते थे? जो जिन ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे जो 1 से 100 तक के बीच में रैंक करती हैं। और मिड कैप फंड 101 to 250
और स्मॉल कैप फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो 250 अबव 250 में रैंक कर रही हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा ये इन दोनों से रिस्की होता है, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड से ज़्यादा रिस्की होता है। और लेकिन एक बात है, ये दे हैव द पोटेंशियल टू डिलीवर हाईएस्ट रिटर्न्स। इन दोनों से ज़्यादा रिटर्न इनमें पोटेंशियल है कि ये दे सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जा सकते हैं, लेकिन रिस्की है तो बहुत कम लोग मेरे हिसाब से जाएंगे, ठीक है। अब देखो, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड में ये स्कीम्स किस में इन्वेस्ट करती थी? ऐसी कंपनी जो कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में रैंक कर रही हैं। उसके बाद मिड कैप फंड 101 से 250 और स्मॉल कैप फंड अबव 250 में कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये स्कीम्स क्या करती हैं? ये आपकी इक्विटीज़ को दो इक्वली बांट देती हैं। थोड़ा सा ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करती हैं, थोड़ा सा मिड कैप में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ सके। अब आता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड्स क्या करती हैं? ये स्कीम्स ऑलमोस्ट सारी की सारी फंड्स में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो स्मॉल कैप फंड हो, लार्ज कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिल सके। अगला आता है सेक्टर फंड। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्टर फंड्स क्या करते हैं? ये स्कीम्स आपका जो मनी है ये पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी हो, एनर्जी हो, जो भी सेक्टर है अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पोटेंशियल रहता है। These funds allow people to invest in best performing stocks in the specified sector। ये आप लोगों को अलाउ करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो सेक्टर में, जिस सेक्टर में अलग अलग कंपनीज की जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आता है डिविडेंड यील्ड स्कीम्स। ये स्कीम्स क्या करती हैं? ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो आपको ये एबिलिटी रखती है कि वो आपको रेगुलर रिटर्न दे पाए। ऐसी कंपनीज में ये डिविडेंड यील्ड स्कीम्स इन्वेस्ट करती हैं। और सेबी के अकॉर्डिंग इन डिविडेंड यील्ड फंड्स को अपना पोर्टफोलियो के 65%, एटलीस्ट 65% तो डिविडेंड यील्ड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना होता है। अब आता है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसे हम टैक्स सेविंग फंड भी कहते हैं। ये इसमें आप लोग अपना 1.5 लाख तक का अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप टैक्स से बचा सकते हैं अंडर ATC के तहत। ये 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल से पहले आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। और अगर आप SIP के थ्रू जाते हैं तो रेगुलर इंटरवल्स में आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। SIP क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको रेगुलर हर महीने या हर क्वार्टर में स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और इस 3 साल के लॉक इन पीरियड के अंदर आप लोगों को जमा करना होता है। उसके 3 साल से पहले आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। तो टैक्स सेविंग फंड को भूलिएगा मत, बिकॉज इसमें आप 1.5 लाख तक का अमाउंट सेव कर सकते हो, का टैक्स बचा सकते हो। लास्ट है थीमेटिक फंड। अब थीमेटिक फंड बिल्कुल सेक्टर फंड के जैसा ही होता है। ये भी एक पर्टिकुलर थीम नाम से पता लग रहा है थीम, तो एक पर्टिकुलर थीम या सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल, कोई भी सेक्टर या थीम हो सकती है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है डेट म्यूचुअल फंड। इनको हम फिक्स्ड इनकम फंड्स भी बोलते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि वहां से अच्छा रिटर्न आप लोगों के पास आ जाता है और ये ज़्यादा रिस्की भी नहीं होता है। डेट फंड्स का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि आप लोगों को हर टाइम टू टाइम रीजनेबल रिटर्न से प्रोवाइड कर सके। और अगर आप लोग चाहते हो रेगुलर इनकम जनरेट करना, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं डेट फंड्स के टाइप की। मेनली चार तरह के होते हैं। पहला गिल्ड फंड, जंक बॉन्ड फंड्स, तीसरा फिक्स मैच्योरिटी प्लान एंड लिक्विड स्कीम्स। लेट्स चेक वन बाय वन। पहला आता है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड क्या करते हैं कि आप लोग का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और सेबी के अकॉर्डिंग इनको मैंडेटरी होता है कि ये अपने असेट के एटलीस्ट 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। सेकेंड आता है जंक बॉन्ड फंड। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं
जो डिफॉल्ट करने के मतलब ज़्यादातर चांसेस होते हैं डिफॉल्ट करने के इनके। और ये ऐसी कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं जो अभी स्ट्रगल कर रही है या फाइनेंशियली बहुत वीक है। तो अब इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती है इसमें इन्वेस्ट करने की। अब आता है FMP, दैट इज फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ये भी अपना मनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हो। ये डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, लाइक डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो ये फिक्स मैच्योरिटी प्लान है, ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। दो तरह के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या होता है कि आप जब चाहो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहो अपना पैसा निकाल सकते हो। लेकिन क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता है। क्लोज एंडेड में एक स्पेसिफिक डेट दे रखी होती है कि आपको इस डेट से पहले अपना पैसा नहीं निकालना है, और इस डेट के बाद अगर सब्सक्रिप्शन की क्लोजिंग डेट हो जाती है तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड मैच्योरिटी, यानी कि टाइम फिक्स्ड है इसका। तो ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब आता है लिक्विड स्कीम्स। Liquid schemes that invest in securities with a residual maturity of up to 91 days. Asset investors are not tied up for a long time as liquid funds do not have a lock-in period. ये FMP के तरह नहीं होते, इनमें कोई lock-in period का नहीं होता है। इसमें रिटर्न गारंटी नहीं होती है, बिकॉज ये इस पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अनलाइक एफडीज में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है मार्केट की, इसलिए इन्वेस्टर्स ज्यादा रिटर्न के चक्कर में इसको प्रीफरेंस देते हैं, एफडी को नहीं। What if you want equity as well as debt in your investment? Well, hybrid fund is the answer. Hybrid fund invest in a mix of both debt fund and equity fund. Basically, there are three types of hybrid fund. Monthly income plan, that is MIP, second is balanced fund, and third is arbitrage fund. Let's check one by one. Number one is MIP, that is monthly income plan. MIP आप लोगों को ऐसा ऑप्शन देता है कि आप रेगुलर स्पेसिफिक रिटर्न्स ले सको। ये लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा रिटर्न स्पेसिफिक अमाउंट में मिल सके। इनका मोटिव ही यही होता है कि आप लोगों को स्पेसिफिक रिटर्न्स दे सके। बैलेंस फंड्स। अब बैलेंस फंड्स क्या होते हैं? ये एक नई कैटेगरी है हाइब्रिड फंड्स की, जो अभी 2017 रिसेंट में ही एक रिकैटेगरी हुई थी, रिकैटेगरी किया गया था म्यूचुअल फंड्स को सेबी के थ्रू, ठीक है। तो सेबी ने रिकैटेगराइज किया था, तब ये नई कैटेगरी निकल के आई थी। अब जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अभी भी ये प्रीफर करते हैं कि इक्विटी हाइब्रिड फंड्स में ही हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। सेबी के अकॉर्डिंग इनको ये मैंडेटरी होता है कि जो 40 से 60% इनका अमाउंट है वो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, और जो भी रिमेनिंग बचता है वो डेट में इन्वेस्ट करोगे। Arbitrage fund. Arbitrage fund is a type of mutual fund that leverages the price differential in the cash and derivative market to generate returns. Arbitrage funds are the panacea for a low risk taking investors in a situation of high and persistent volatility. Arbitrage fund provides investors a safe venue to park their hard earned money. तो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए आई अंडरस्टैंड। अब बात कर लेते हैं व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। मैंने आप लोगों को बता दिया म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्या ऐसी अच्छी बातें हैं म्यूचुअल फंड्स की जिसको आपको देकर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो पहला है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज।
जी आप लोगों को यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मिल जाती है। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा। सारा चीजें आप लोगों के फंड मैनेजर संभाल लेते हैं। आप लोगों को सिर्फ इन्वेस्ट करना है उसके अंदर। ये देखो, ये ऐसा नहीं कि आप लोगों को पैसा लेके भाग जाएंगे। ये एक्सपर्ट्स होते हैं, मार्केट को समझते हैं, उसी हिसाब से आप लोगों को पैसा लगाते हैं। बिकॉज अगर ये उल्टे सीधे शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो इनकी जॉब जाने का खतरा होता है। इनको भी अपना जो सैलरी है वो नहीं मिलती है। आपको जब प्रॉफिट होगा, आपके जो रिटर्न अच्छे आएंगे, तब इन लोगों को सैलरी अच्छी मिलती है। सेकेंड बात आती है रिटर्न्स। यहां पर रिटर्न्स भी आप लोगों को अच्छे मिल जाते हैं। कंपैरेटिवली शेयर मार्केट से तो कम ही मिलते हैं, लेकिन रिस्क ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों ने टैक्स पढ़े हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड्स में। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड में ज्यादा रिस्क नहीं होता है। रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पर, तो आप लोग अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा आता है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन, ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं ना, ये आप लोगों का पैसा एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पूरे 10 के 10 एमआरएफ शेयर में नहीं डालेंगे। ये आप 2 रुपए रिलायंस में डालते हैं, 2 रुपए एमआरएफ में, 2 रुपए वीआई में। ऐसे आप लोगों को पोर्टफोलियो डाइवर्स करते हैं, ताकि आप लोगों को जब अगर गॉड फॉरबिड अगर मार्केट कभी नीचे गई तो आप लोगों को लॉस होने का चांसेस कम हो जाता है। जिससे अगर आप लोगों ने एक ही शेयर में इन्वेस्ट किया, एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जब मार्केट गिरता है तो पूरा का पूरा सेक्टर गिर जाता है, सारे के शेयर्स डूब जाते हैं, आप लोगों का पैसा लॉस में बदल जाता है, आप लोगों का प्रॉफिट। तो यहां पर जब डाइवर्सिफाई करते हैं आप लोगों का पोर्टफोलियो, तो चांसेस कम हो जाते हैं आपके लॉस होने के। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, टैक्स बेनिफिट। यहां पर आप लोगों को टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 80C के तहत आप लोगों को ELSS स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आप लोगों को टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। आप अपना जो 1.5 लाख तक का इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो रिटर्न है, आप लोगों का 1.5 लाख तक का जो आपने रिटर्न लिया है, उसमें आप लोग छूट मिल सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों का रिटर्न 2 लाख है तो 1.5 लाख आप लोग मतलब टैक्स सेव कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर एड्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। बिकॉज अगर जब आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं अच्छा और प्योर कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और मैं आप लोगों से आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना।